गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सभी फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ेंगे फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि संवैधानिक राजतंत्र क्या है। जब जनता के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार शासक शासन करता है तो उसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। बच्चों नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। यानी जो नेशनल असेंबली थी उसने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। यानी जो नेशनल असेंबली थी उसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को कम करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। यानी जो 1791 का संविधान था उसने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। यानी सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। बच्चों सक्रिय नागरिक उन्हें कहते थे जिन्हें मत देने का अधिकार था। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निष्क्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था। बच्चों फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। यानी लुई 16वें और प्रशा के राजा के बीच एक गुप्त वार्ता चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। यानी फ्रांस में जिस तरीके से क्रांति की गतिविधियां हो रही थी उससे पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। यानी इन शासकों ने योजना बना ली कि इस तरीके की घटनाओं को नियंत्रित कर लिया जाए। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी जब तक इस योजना पर अमल होता उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। यानी उन्होंने इस युद्ध को राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने गूंजने लगे। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजर दे लायल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। यानी यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। और अब यह फ्रांस का राष्ट्रगान है। यानी फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्सिले। बच्चों क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। युद्ध सदैव से ही जन और धन की हानि का कारण बनते हैं। उसी प्रकार क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक रूप से समस्याएं झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जो जिम्मेदारियां थी वह अब औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को अब ऐसा लग रहा था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। बाकी सभी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई थी।
लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। यानी लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था। यानी इनमें से जो क्लब सबसे सफल था वह था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से पड़ा। किसके नाम पर? कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। बच्चों, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। यानी जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वह बहुत ही आर्थिक रूप से सफल नहीं थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। बच्चों, रोबेस्पियर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहनी जाने वाले ब्रीचेस यानी घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। इसीलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से भी जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी।